पढ़िए, मेरे कहने का सेंस ये है कि पढ़िए। अगर BA1 में नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, उसको संडे वनडे करके पढ़ लीजिए। भाई देखिए, बुक्स पढ़िए, मोबाइल पे सोशल मीडिया पे मत ज्यादा पढ़िए, उसको सपोर्ट के लिए रखिए। यूट्यूब पे वीडियो देखिए, इंटरनेट पे बहुत सारा कुछ उपलब्ध है, लेकिन बुक्स का कोई जो है, बुक्स का कोई अल्टरनेट नहीं है। और अभी आप लोगों का उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, अभी से अपनी लाइब्रेरी बनाना शुरू कीजिए। तो जब 35-40 की उम्र में आएंगे, नौकरी वोकरी कहीं करेंगे, बाल बच्चे भी हो जाएंगे, जब शादी वादी हो जाएगी, तो आपकी एक लाइब्रेरी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आपका जो पीढ़ी, अगला पीढ़ी होगा, वो उसका डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। बाकी नहीं करेंगे मत करिए। ये अबुल कलाम आजाद साहब बोलते थे, हर घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। क्या है हर घर में लाइब्रेरी? है? नहीं है सर। नहीं है तो यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, 53 लोग और कम से कम 60 लोग जुड़े हैं, तो 60 लाइब्रेरी तो बनाए। जी सर, बनाएंगे। और इतनी तुरंत नहीं बन जाएगी, तुरंत नहीं बन जाएगी, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2-4-5 साल, धीरे धीरे उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो बुक्स वगैरह धीरे धीरे खरीदेंगे, जैसे पहले कुछ नहीं है तो रामायण गीता ही रख दो घर में, होगा तो फिर BA1 में खरीदोगे, कुछ नावल खरीदोगे, कुछ शार्ट स्टोरी, कुछ जो तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हैं उनके स्टडी का भी जिम्मेदारी उठाओ। ज्ञान की गंगा बहाते चलो, सिर्फ अपने मत पढ़ो। जैसे कोई कह रहा है कद्दू खा लेने से हो जाएगा, सिर्फ अपने कद्दू मत खाओ और लोगों को खिलाओ ज्ञान का कद्दू। जो तुम्हें ये लगता है कि जो मैं नहीं कर पाया, तो तुम्हारे घर में और बच्चे, उनके लिए करो, उन पे एक्सपेरिमेंट करो, उनको करो। मन्नू यादव लेफ्ट, मन्नू यादव को कद्दू नहीं पसंद रहा होगा। चलिए, तो हर घर में लाइब्रेरी हो, जैसे किचन होता है, तो मेंटल फूड के लिए लाइब्रेरी बहुत जरूरी है। किचन और स्टोर होता है ना हर घर में, आटा है, गेहूं है, सब स्टोर करके रखते हैं लोग 1 साल का। तो वैसे ही लाइब्रेरी में स्टोर करिए बुक्स वगैरह, और स्टोरी सब पढ़िए, नावल पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, सब भाषा बढ़िया करिए, सारी चीजों का जो जरूरत पड़ता है। चलिए, फिर जो है क्या करता है, इस डिसिप्लिन के या इस सब्जेक्ट के करीब क्यों है? क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे एपॉलिटिकल हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसके पास जो है साइकोलॉजी तो होगी ही होगी, नहीं होगी? साइकोलॉजिकल बिहेवियर उसका होगा ना कोई उसका मनोवैज्ञानिक गुण होगा, उसी हिसाब से वो गवर्न होता है। जैसे कोई व्यक्ति क्यों नेता होना चाहता है, उसका साइकोलॉजी वैसा है। सब लोग क्यों नहीं होना चाहते हैं? मोदी जी चाय बेच के PM क्यों बने? उनके दौर में बहुत से लोग चाय बेच रहे होंगे, नहीं? जी सर। तो यही स्टडी तो करना है कि वही क्यों बने, या ऐसा पॉलिटिकल बिहेवियर वो क्यों करता है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की भूमिका है कि नहीं भूमिका है, उसके इमोशन की भूमिका है। हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये क्या है? ये इमोशन ही तो है। जी सर। जी। और आप कमल का बटन दबाएंगे, इसलिए तो मंदिर वहीं बनाएंगे, नहीं? जी सर। ये नारा क्यों है? अगर इस नारे से कमल का बटन नहीं दबता तो ये नारा कोई देता? मान लीजिए कि ये नारा देने से नो सर, पार्टी सरकार में नहीं आ पाती, तो यही आपके साइकोलॉजी को, पब्लिक के साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करना है। इनको, उन लीडर्स को। और ये स्टडी करना किसका काम है? पॉलिटिकल साइंटिस्ट का। अब साइकोलॉजिकल अप्रोच कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया होगा। यस सर। जी सर। इसीलिए आपके साइकोलॉजिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में खास तौर से ये आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर का स्टडी होता है, बहुत बड़ा स्टडी होता है। ऐसा नहीं, आप देखते हैं कभी राहुल गांधी इतना फोल्ड किए रहते हैं हाथ का, जो उनका वो बांह है, यहाँ पे जाना है। कभी देखते हैं मोदी जी वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो सिंह लगा के और क्या क्या पहन के फोटो खिंचाते हैं। हाँ सर, देखे हैं। ये क्यों है?
ये बहुत बड़ा सब रिसर्च है और बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। यही साइकोलॉजी से आपको उसका जोड़ता है, उस पब्लिक से, उस समाज से। सिर्फ मोदी जी, राहुल जी नहीं, जितने पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, और पॉलिटिकल एक्टर्स भी छोड़ दो, ये जो पॉलिटिकल वोटर्स है, ये कौन कौन से तांडव, कौन कौन से गेम खेलता है प्रधानी में। चलो राम प्रकाश यादव का भी पी लो, और फिर श्याम प्रकाश गुप्ता जी के यहाँ भी चलो, महीने भर इकट्ठा करके रख लो। नहीं करता है? जी सर। यस सर। अरे भाई, कुछ मैं नया बता रहा हूँ क्या? ये सब तुम लोग नहीं। प्रधानी के रिएक्शन में देखे नहीं हो? जी सर देखे सर कुछ मोहल्ले में वो साड़ी बंटवा देता है। ये क्या, ये साइकोलॉजी का ही तो है। हाँ बोलिए हाँ, अनु जी सर, बोलिए। सर जो मोदी जी ने अपनी ये दाढ़ी बड़ी बड़ी की है, इसमें भी उनका नहीं, अब कुछ ये देखो, किसी के एकदम व्यक्तिगत उस पे मत जाओ तुम लोग। ये क्लास है, ये जैसे कोई वो नहीं। तो ये बहुत सारा चीज नहीं ठीक है, और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए और ठीक नहीं है। उनका सम्मान जो है होना चाहिए। यस सर। कोई दाम उनका इंडिविजुअल मैटर है। नहीं, वो कुछ भी व्यक्तिगत जीवन है, दाढ़ी रखे न रखे उससे हमसे क्या लेना देना। तुम लोग भी बढ़ा लो सर, क्योंकि पहले क्या नहीं रहती। क्या कोई क्लास करने के लिए मना किया कि दाढ़ी बढ़ा के नहीं क्लास होगा? या कौन वो क्रिकेटर है आजकल, उसका पैट चल रहा है फैशन में, हमारा भांजा भी वैसे बनाया है। लेकिन सर राजनीतिक मुद्दा भी तो चल रहा है ही, राजनीतिक मुद्दा भी तो यही चल रहा है। ये सही बात है कि सर मोदी जी ने ये कौन सा साइकोलॉजिकल तरीका अपनाया है दाढ़ी रखने का, इसका कारण क्या है? हाँ सर। पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर को देखे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर का कॉपी किया है। तुम्हारा साथी बता रहा है सर किसी का मुबारक ये हो भी सकता है, ये नहीं भी कॉपी कर पूरा रहे हैं। अपने आप को बदल लिया गया सर। ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। ये हो सकता है कि जो नहीं बनवाई, जो सर, एनालिसिस किया हो। रविन्द्रनाथ टैगोर की कॉपी सर तो नहीं कर रहे हैं, इसको तो नहीं बोल सकते उनकी कॉपी कर रहे हैं वो। चलो अच्छा, उन्होंने कॉपी क्यों भाई? अरे रुको यार, क्लास होगी कि इसमें राजनीति होगी? रुको, पहले कितना बोलते तुम लोग, कचर कचर जो है, कचर बचर मत किया करो क्लास में। रविन्द्रनाथ टैगोर एकदम, उनका दाढ़ी, बाल दाढ़ी, तुम लोग भी पागल हो क्या एकदम तुम लोग? वैल्यू फ्री ये पढ़े हो? वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी पढ़े हो? जो अगर ऐसा कहा हो उनके दाढ़ी के बारे में, क्या वो वैल्यू न्यूट्रल था? क्या तुम वैल्यू न्यूट्रल हो सकते हो? तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारा साइकोलॉजी नहीं है। तुम्हारे वैल्यूज जो है तुम्हारे स्टडी को, तुम्हारे एनालिसिस को इफेक्ट नहीं करते हैं, तुम प्रभावित नहीं होते हो। तुम नॉर्थ साउथ का डायलॉग नहीं करते हो कि मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ, ये तो साउथ का आया, ये तो मद्रासी है, ये तो बंगाली है। सर वैल्यू न्यूट्रल कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसा हो सकता है? तो ठीक है, जिसने जैसा कहा होगा उनके दाढ़ी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, उसका अपना एनालिसिस है, तुम्हारा अपना एनालिसिस है। आप किसी पे थोप कैसे सकते हैं कि यही है? जी सर। यस सर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए, वही लाठी भैंस गंवारों की तरह बात करोगे क्लास में क्लास की तरह। वो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो तुम लोग अभी BA2 के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो। मैंने कहा कि सारे साइंस का बाप है, तो ऐसे ही बाप बनोगे। ये जो भाषा और ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब इतना व्यक्तिगत नहीं, न्यूट्रल रहिए। स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, न्यूट्रल रहिए। आप अपना थोपिए मत किसी पे। और मैंने बार बार कहा कि आपका वैल्यूज जो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। आपको अपने दुश्मन को भी एसिमिलेट करने का, मिला के रखने का आपके पास क्षमता होना चाहिए, तब बड़े बनेंगे विचारों से और बड़े पद पकड़ेंगे। ऐसे तो फिर भेड़ बकरी की तरह लड़ते रह जाएंगे। ठीक, चलिए, मैंने आज साइकोलॉजी की, कम टू द पॉइंट, कि जो साइकोलॉजिकल, तो इसमें जो है तमाम थिंकर्स हुए, तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए। और आप जैसा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हुआ ही, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो है बहुत अच्छे से इसका डेवलपमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि जो पीछे के ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे, वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल समस्याएं थी, तमाम प्रॉब्लम्स थी, तमाम इश्यूज थे वर्ल्ड लेवल पे, डेवलपिंग कंट्री का, डेवलप्ड कंट्री का, जो अफ्रो एशियन कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुए थे, आजाद हुए थे,
उनके पास भी तमाम समस्याएं थी। तो जो वेस्टर्न का जो प्रिंसिपल्स था, जो तमाम स्टडी थी, जो उनका डेवलपमेंट का मॉडल था, जो यहाँ वो लागू करने का प्रयास किए, वो सारी चीजें वर्क नहीं कर पा रही थी फंक्शन। तो ये बहुत सारा चीज डेवलप करना पड़ा, तो इसीलिए ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आया। तो ये 1960 के दशक में तमाम लोग, तो उसमें एक नाम आता है ग्राहम वालास का, चार्ल्स मेरियम का, ये बहुत सारे लोगों को अभी आगे आप पढ़ेंगे जब पॉलिटिकल साइंस कंटिन्यू करेंगे। तो हेराल्ड डी लेसवेल, रॉबर्ट डहल जो है पब्लिक एड में भी आते हैं, ये पब्लिक एड को साइंस बनाने की बात करते हैं। तो तभी तो पॉलिटिकल साइंस होगा। दुर्खिम लिबान सब भी आते हैं सर। क्या चीज? दुर्खिम लिबान ये सब। हाँ, लिबान भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये लोग जो है, और ऐसा नहीं कि पीछे के लोग नहीं आते हैं, तो पीछे के लोग भी कहीं ना कहीं जो मॉडर्न टाइम्स, जैसे मैकियावेली का हो गया, थॉमस हॉब्स हो गया, तो ये लोग भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल चीजों पे जोर देते हैं। जैसे मैकियावेली और थॉमस हॉब्स, ये क्या कर, प्रिंस किसने लिखा है? मैकियावेली ने लिखा है। जी सर। यस सर, द प्रिंस मैकियावेली ने लिखा है। तो प्रिंस में किसकी बात होती है? भय, डर, यही तो बात करता है वो। नहीं, प्रिंस में क्या बात होती है नहीं पता है? चलो नहीं पता है तो उसमें राजा के भय की बात होती है, शासन प्रशासन का भय होना, जो आज भी आप बात करते हैं कि शासन सत्ता का भय होना चाहिए लोगों के बीच, अपराधियों के बीच, आम जनता के बीच नहीं। भय मतलब वो डर नहीं कि मतलब आप डरे पड़े हैं, वैसा डर नहीं। मतलब आपको ये डर होना चाहिए कि मैं कोई भी आपराधिक कुकृत्य या कोई कृत्य करूंगा आपराधिक, तो हमें सजा होगी, स्टेट हमें छोड़ेगा नहीं, ये डर, डिटरेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैकियावेली वगैरह जो वहां भी देखिए साइकोलॉजी कैसे, वहां कैसे ये लोग जो मॉडर्न में तो यूज किए हैं। मैकियावेली और हॉब्स जैसे जब बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, जैसे थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हैं, वहां भी तो जो स्टेट ऑफ नेचर से आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट आपको अपना सारा राइट सरेंडर करने की बात करता है। किसको? एब्सोल्यूट अथॉरिटी को, एब्सोल्यूट सॉवरेन को। आप यही तो बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, ओरिजिन ऑफ स्टेट नहीं। यस सर। तो वो जब ये बातें कर रहा है तो क्या कह रहा है कि तब जो स्टेट आएगा वो आपको सिक्योरिटी, जो जंगल राज है, माइट इज राइट, जंगल राज आज भी बिहार में बात होती है, होती कि नहीं होती है? तो कहीं ना कहीं हाँ होती है सर। कहीं ना कहीं जो है वो आपके साइकोलॉजिकल व्यू को या साइकोलॉजिकल पॉइंट को, माइंड को भुनाने का ही तो है कि हम आएंगे तो बहुत सारा सिक्योरिटी आपको देंगे। तो ये मैकियावेली और हॉब्स भी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ और जो मटेरियल पोसेशन है, जो उनके पास धन संपदा है, उसके सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो ये सारी बातें क्या है? ये भी तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ही है। तो ऐसा नहीं कि रॉबर्ट डहल, हेराल्ड डी लेसवेल, ग्राहम वालास और चार्ल्स मेरियम ये लोग आते हैं तभी ये बातें होती, ऐसा नहीं, उसके पहले भी बातें होती। स्टेट आया ही है आपको सिक्योरिटी देने के लिए, आपको सिक्योर करने के लिए। और मॉडर्न एज में देख ही रहे हैं, और अफगानिस्तान में देख ही लीजिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से चलिए भारत से अफगानिस्तान, वो अपनी सिक्योरिटी और तमाम जरूरतों के लिए तो चिल्लपो मचाए पड़े हैं बेचारे सब, जो आम पब्लिक है। ये आ गया तालिबान, अब हम लोगों को लूट डालेगा, हम लोगों को सताएगा, जो हम लोग फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे वहां पे बाधा डालेगा। इसी के लिए तो परेशान है, और किस लिए परेशान है? तो ये सारी चीजें क्या है? ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ही तो इंडिविजुअल्स का है। तो अब ये डिसाइड करेगा क्या? पॉलिटिक्स। ये डिसाइड करेगा पॉलिटिक्स कैसा होगा, तालिबान राज करेगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट राज करेगी। तो ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है, और ये मोटिवेटिंग फोर्स है, और ये इनसेपरेबल है। जो आपका डिजायर ऑफ पावर, व्हाट इज पॉलिटिक्स? स्ट्रगल फॉर पावर। यही तो बात हुई थी शुरू में जब हम लोग बात किए, तो पॉलिटिक्स क्या है?
तो स्ट्रगल फॉर पावर है। नहीं, ये बात नहीं सुने तुम लोग? स्ट्रगल फॉर पावर तो कितनी बार सुने होंगे, क्लास जो हमारी बच्चे किए होंगे वो कई बार सुने होंगे। तो ये स्ट्रगल फॉर पावर है। तो अब ये जो सिक्योरिटी का जो साइकोलॉजिकल आपका सेंस है, सिक्योरिटी का, लाइफ के सिक्योरिटी का, जो आपका मटेरियल पोसेशन है, ये सब चीजें, ये सब साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी का विषय क्षेत्र है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? क्योंकि ये इनसेपरेबल है। ये जो फोर्स है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड मटेरियल पोसेशन, या जो उसका धन संपदा वेल्थ है, तो ये कहीं ना कहीं इनसेपरेबल है। किससे? फॉर डिजायर फॉर पावर, डिजायर फॉर पावर। इसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है। धन संपदा इकट्ठा करके क्या होता है? अडानी अंबानी को देने के लिए क्यों है? क्यों ये सब खेल रचा जा रहा है? देता है ना वो ले जाके इलेक्शन के टाइम में, नहीं फंडिंग नहीं करता है। करता है सर। करता है सर, फंडिंग करता है। अभी आप लोग जैसे सैद्धांतिक रूप से बहुत सारा चीज पढ़ रहे हैं, जब व्यवहारिक दुनिया में आएंगे या जब अब धीरे धीरे आएंगे आप लोग, तो देखेंगे बहुत सारा चीज कैसे काम करता है। हर कुछ फॉर्मल लिखा हुआ नहीं है, बहुत सारा चीज इनफॉर्मली काम करता है। अब देखिए, तमाम जो साइकोलॉजिस्ट हुए और जो तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए अभी रिसेंट टाइम में, तो खास जो वर्तमान में, और अभी तो ऊपर जो हम लोग नाम पढ़े ही पढ़े, वर्तमान समय में, और क्यों? क्योंकि अभी देखिए सोशल मीडिया पे देख लीजिए, इलेक्शन आ रहा है ना। हेलो जी सर। यस सर, अब यस सर आ रहा है। पूरे कचरे का भरमार हो जाएगा वहां पे। तो वो आपकी साइकोलॉजी को तो एक्सप्लॉइट करने का प्रयास होता है। और क्या होता है? एक फोटो दिखाएगा आपको सोनिया गांधी का, कि सोनिया गांधी ने पूरा भारत लूट के इटली में जमा कर दिया। ऐसा ही तो दिखाया जाता है। और क्या दिखाया जाता है? जी सर। ठीक, लेकिन ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का है, उनके आईटी सेल का है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नहीं है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या करता है? बहुत सारे टर्म्स वगैरह, बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी थियरीज हैं, कंसेप्ट्स हैं, ये साइकोलॉजी से लेता है और उनको अप्लाई कहाँ पे करता है? उनको अप्लाई करता है आपके पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे, चाहे वो जनता का पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, चाहे पॉलिटिकल एक्टर्स का ही पॉलिटिकल एक्टिविटी, और पॉलिटिकल बिहेवियर का स्टडी करता है। और उस पॉलिटिकल बिहेवियर का स्टडी करके तमाम रूल्स, प्रिंसिपल्स, थियरी, कंसेप्ट्स देता है, जिसका इस्तेमाल पब्लिक भी करती है, पॉलिटिशियन तो करता ही करता है। आ रहा है आप समझ में कुछ? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। कुछ आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो जो आपका पॉलिटिकल बिहेवियर, देखिए हम लोग सिर्फ बिहेवियर की बात नहीं, इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात नहीं हो रही है, पॉलिटिकल बिहेवियर। आप वोट किसे, अच्छा इसमें जो, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर का स्टडी करता है। उसी बिहेवियर वाले कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉलिटिकल बिहेवियर के लिए करता है, और उसका वेरिफिकेशन करता है कि ये ट्रू है कि नहीं, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हम मंदिर वहीं बनाएंगे, अगर ये काम कर रहा है तभी तो इसको यूज कर रहा है पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी, नहीं? जी सर। और जो विरोधी पार्टी हैं वो कुछ और इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। वो सर दोनों लोग को मिलाते हैं। क्या दोनों लोग मिलाते हैं? दोनों क्या मिलाते हैं बताइए। जैसे आपके मन में क्या है वो बताइए, तो फिर सब लोग जाने ना। बोलिए। नहीं सर, जैसे वो लोग दोनों मुद्दे को रखते हैं ना। दोनों मुद्दे मतलब? जैसे सर मस्जिद वगैरह बनाने के लिए। नहीं तो वो तो करेंगे ही भाई। एक पॉलिटिक्स पढ़े हो? चलो एक किताब और पढ़ना तुम लोग, लाइब्रेरी में खरीदना, अपने रख लेना,
करके आती है, आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, अमर्त्य सेन की है। थोड़ी इंग्लिश बढ़िया करो तुम लोग, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम नहीं भी रखना हो तो इंग्लिश की बुक्स पढ़ सको, बहुत सारा मैटर आपको इंग्लिश में अच्छा अच्छा मिलेगा। तो आर्गुमेंटेटिव इंडियंस पढ़ना, तो थोड़ा और तुम्हें जो है पॉलिटिक्स का और ज्यादा इंडिविजुअल्स का और लोगों का वो इंडियन सोसाइटी के बारे में। राइटर कौन है सर? अमर्त्य सर ये सेन। जो अमृत सेन जी हैं, इनकी हिंदी में भी कोई नॉवेल आती है सर? अब यार आती होगी, जाके दुकान, अब हम दुकान खोल के थोड़े नहीं बैठे सर, क्योंकि मैंने दुकान पे सर्च किया जाके था सर, इंग्लिश में ही आई थी इनकी नॉवेल। इंग्लिश में लिखते होंगे। हाँ। नहीं, हिंदी उनको समझ में आती होगी। इंग्लिश हायर एजुकेशन में आपको इंग्लिश मजबूत करना ही करना पड़ेगा, और ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के एज में आप अपनी इंग्लिश बढ़िया कीजिए, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब 12th में भाषा पढ़ाया जाता था तो आप इंग्लिश की क्लास छोड़ के फिजिक्स की क्लास कर लेते थे। यस सर। हर चीज का ज्ञान जानकारी जरूरी है, ठीक। और मैं बार बार नॉवेल पढ़ने के लिए, स्टोरी पढ़ने के लिए कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ भाषा मजबूत कीजिए। बहुत टफ नहीं सर लिखते हैं लोग, नॉवेल सर नवोदय में कभी क्लास ही नहीं किए नॉवेल का। नॉवेल का सर क्लास ही नहीं करते थे इंग्लिश का। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको प्राइज भी मिलना चाहिए। सर क्या नाम था? इनको जो है सर अब इसीलिए तो कुछ क्लास समझ चल नहीं आता। अब तो क्लास चल नहीं रही है। अगर ऑफलाइन वाली क्लास होती तो आपको जो है आगे बुला के नेक्स्ट डे जो है आपको जो है कोई प्राइज वाइज दिया जाता है कि ये इन्होंने जो है क्लास, और इनके टाइप के जितने लोग क्लास नहीं किए हैं वो लोग आके प्राइज ले लें। नहीं सर क्लास क्या नाम नहीं है किए हैं तो, यस सर। क्लास अगर नहीं की है तो ये गलत बात है। क्लास सबका करना चाहिए। ये घर में जो पढ़ा लिखा है उसको समझने से, हम अपने भांजों को बताते थे कि हिंदी इंग्लिश भी जरूरी है, परसेंटेज उतना भी वो भी मेंटेन करेगा। ये क्या दांत नहीं पोड़ते रहते तुम लोग, इसमें मैसेज करते रहते फालतू का ये क्लास है कि जैसे तुम्हारा ग्रुप है। ये एक बार बार मैं कहता हूँ कि मैसेज वैसेज मत किया करो, डिस्टर्ब होता है। और दूसरा चीज है कि उसमें वो क्या बोलते हैं, माइक ऑन करके बोला करो, माइक ऑन करके हंस लिया करो ना, रावण की तरह। थोड़ा पूरी क्लास भी हंस लेगी। कभी कभी जो है क्या लाफिंग थेरेपी बोलते हैं इसको। यस सर, योगा होता है हंसने का। हाँ, तो जब क्लास चले तो 5 मिनट तुम लोगों का लाफिंग थेरेपी करा दिया जाए, रावण की तरह। ये अच्छा होता है। 5 मिनट लोग के हंसेंगे केवल। और क्या करेंगे, माइक ऑन करके सब लोग हंसें, और जो चालाक होगा वो म्यूट करके माइक को एक सब बंद करके लेफ्ट करके चला जाएगा। चलो जी आगे सर बढ़ते ये हैं। हास्य शास्त्र की क्लास सर, ऐसा कोई नहीं करने वाला है। क्या चीज? सर लेफ्ट सर ये हास्य शास्त्र की क्लास हो जाएगी। नहीं, उसमें 5 मिनट के लिए सब शास्त्र साथ चलता है यार, कभी आप सेपरेट नहीं है। आप पॉलिटिकल साइंस में भी हिंदी भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, सब हैं आप। ह्यूमन बीइंग बहुत विचित्र प्राणी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राणी है, और एक एक व्यक्ति अपने आप में जो है वो है किताब है। तो अपने साथियों को भी तुम लोग पढ़ा करो, क्योंकि हर साथी अलग अलग जगह से आता है ना, कोई छत्तीसगढ़ से आता है ना, कोई छत्तीसगढ़ से आएगा। ये क्या कौन है भाई, इसको क्यों कर रहा हो? डबल आवाज है। चलो, तो आगे जो फ्राइड है, जंग है, आइजनेक है, मैकडॉगल है, तो ये बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो अभी के टाइम में, कंटेम्पररी टाइम, जो समसामयिक टाइम, करंट टाइम जो चल रहा है, तो इन लोगों से बहुत सारे कंसेप्ट इनके वो लेता है, ठीक। और उनका यूज कहाँ पे करता है, उनके तमाम वैलिड रूल्स बनाता है। किस लिए? जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, जो राजनीतिक व्यवहार है आपका इंडिविजुअल्स का, उसके अध्ययन के लिए उपयोग करता है। तो इसीलिए स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स को, जो पॉलिटिक्स का स्टडी अध्ययन करना है, ये एक उपागम है ना, एक रास्ता है ये साइकोलॉजिकल अप्रोच स्टडी करने का। किसको? पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल बिहेवियर को। तो ये उसमें अब क्या स्टडी करता है, वो इमोशन, आपका सेंटिमेंट्स, ईगो, इंस्टिंक्ट्स, तमाम ऐसे जो ये कंसेप्ट हैं कहाँ के, साइकोलॉजी के। तो इन चीजों का
इस्तेमाल वो क्या करता है, जो साइकोलॉजिस्ट है पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए करता है। लेकिन इन्हीं चीजों का इस्तेमाल जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो क्या करता है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट करता है पॉलिटिकल बिहेवियर को, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखिए साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साथ साथ चल रहा है। यही साइकोलॉजिकल अप्रोच पॉलिटिकल साइंस में और खास तौर से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और मॉडर्न टाइम में यूज किया गया। ठीक है, और हमने पहले कहा फॉर पावर है, मैं केवल हाफ्स को भी जोड़ा, सिक्योरिटी से, आपके मेडिकल सिक्योरिटी से, आपके लाइफ के सिक्योरिटी से। आप क्यों वोट देते हैं, आप क्यों अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए ही तो। अभी जब बिहार का इलेक्शन चल रहा था, जो लड़के बिहार के होंगे वो जानते होंगे, आप लोग अगर न्यूज सुनेंगे जानते होंगे, बार बार एक शब्द आता था जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज पार्ट 1। लालू जी के शासन प्रशासन को क्या कहा जाता था, जंगल राज, यही तो कहा जाता था। नहीं सर, नहीं सुने थे? यस सर। बोला करो भाई, सुने सर। बहुत बार सुने हो तो यही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और यही पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज जो है वहां इस्तेमाल होगा। कहाँ पे, बिहार के इलेक्शन, बिहार में। तो ऐसे जब पढ़ेंगे तभी आपका सदुपयोग होगा सर ज्ञान का, नहीं तो ज्ञान रखा रह जाएगा रट्टू तोते की तरह। चलिए, और जो टिप्ट है स्ट्रगल फॉर पावर और तमाम जो ये सब चीजें हो रही हैं, और पॉलिटिक्स में देखेंगे आप, खास तौर से पॉलिटिक्स में, जैसे हमने कभी कहा भी होगा कि पॉलिटिक्स का क्या है, एक उसका सिद्धांत है क्या, टू गेन द पावर और टू रिटेन द पावर। चाहे उसके लिए मस्जिद बनानी पड़े, चाहे मंदिर बनानी पड़े, चाहे मस्जिद तोड़ना पड़े, चाहे मंदिर तोड़ना पड़े, ठीक, वो आपके सेंटिमेंट को क्या करता है, एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है। और खास तौर से इलेक्शन के टाइम में, खास तौर से कहां, इलेक्शन के टाइम में। अब तालिबान की घटना हुई अफगानिस्तान में, लेकिन आ गया यूपी का इलेक्शन, शुरू हो गया तालिबान, उत्तर प्रदेश में आ गया तालिबान, नहीं तो यही वो आपकी साइकोलॉजी को भुनाता है ना। और जब आप ये सारी चीजें पढ़ के मेंटली मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, तो फिर आपको यूज नहीं कर पाएगा, एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, और आप तमाम उन चीजों पे सवाल उठाना शुरू करेंगे। और इसीलिए जो है सत्ताधारी, चाहे कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूं, आप ही क्यों ना हो, जब आप सत्ता में होते तो आप चाहते हैं कि आपकी सत्ता से कोई सवाल न पूछा जाए। और ये मानव स्वभाव में होता है, मानव स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो जो कहता है सोचता है कि हमारी सारी बात लोग माने। लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं, उनका वैल्यूज, उनका नॉर्म्स डेमोक्रेटिक है। अब एक प्रोफेसर साहब हैं, जब पावर और की बात होती है, W.A. रॉबसन, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस को कहते ही हैं कि स्टडी ऑफ पावर है। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? तो पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ पावर। और ऊपर हम लोग देखे कि पावर, पॉलिटिकल साइंस को हम लोग देखे ही कि वो क्या करता है, कि वो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी और ये सब चीजें, ये कहीं ना कहीं पावर से जुड़ी हुई है। तो जब साइकोलॉजी और तमाम चीज पावर की बात करता है, हाँ बोलिए। इसका कथन था स्टडी फॉर पावर, प्रोफेसर W.A. रॉबसन, बस स्टडी ऑफ पावर लिख लीजिए और वो लिख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस कहता ही है। तो अब वो आगे क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो कहता है, जो रॉबसन है, W.A. रॉबसन, कि इट इज विद पावर इन सोसाइटी। जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें जो पावर है, तो जो पॉलिटिकल साइंस है उसका कंसर्न किससे है, पावर से, स्टडी ऑफ पावर से है। यही तो कह रहा है। और पावर का नेचर क्या है, उसका बेसिस क्या है, उसका प्रीमाइसेस क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। द फोकस ऑफ इंटरेस्ट, द पॉलिटिकल साइंस इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। क्लियर है, ये स्टडी फॉर पावर है।
और उसके पहले कभी हम लोग चर्चा किए थे शुरू में कि स्ट्रगल फॉर पावर को ही पॉलिटिक्स है, यही तो है। यस सर। और ये स्ट्रगल फिर जाते जाते कहाँ आ जाता है, एक और भी हम बताते हैं आपको, कभी कभी बताए होंगे। उसका मेन एम है किसका, जो पॉलिटिकल एक्टर है, जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उसका एक ही एम है। तालिबान का भी तो एक ही एम है, टू गेन द पावर। अभी वो पावर से चला गया था, तालिबान चला गया था कि नहीं चला गया था? 2001 का अटैक आप लोग सुने हैं, नहीं सुने हैं? सुने हैं सर, वो 9/11। हाँ, 9/11 जो हुआ था उसके बाद से तालिबान को आउट कर दिया था ना अमेरिका ने। अब क्या गेन द पावर के लिए फड़फड़ा रहा है, कितने लोग मरे होंगे, कितने लोग आए होंगे, कितने लोग गए होंगे, कितने सुधर के मेन स्ट्रीम में आ गए होंगे, कितने जाके कहीं और कंट्री में बस गए होंगे। लेकिन अभी भी तो ये चाहे कहीं का भी पॉलिटिकल एक्टर हो, उसका एक ही एम है, टू गेन द पावर, और उसके बाद टू रिटेन द पावर। तो ये स्ट्रगल किसके लिए है? टू गेन द पावर, टू रिटेन द पावर, उस पावर को बनाए रखने के लिए। और पावर है क्या? तो पावर जो है इन्फ्लुएंस करता है, दूसरे के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है, वही शक्ति है। और उसके द्वारा वो क्या करता है कि वो कहता है कि या तो तुम ये बिहेवियर मत करो या तो ये बिहेवियर करो, दो ही चीज तो करता है पावर के थ्रू। पावर के थ्रू ही तो जैसे पॉलिटिक्स और स्टेट ये सब चीजें काम करती हैं। आगे सुनिए। अब इस तरह और आगे जब चलते चले जाएंगे तो एक वाटकिंस साहब है। वाटकिंस साहब क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ स्टेट है पॉलिटिकल साइंस। जो पॉलिटिकल साइंस है, जो प्रॉपर स्कोप जो पॉलिटिकल साइंस का है, वो क्या है? सिर्फ स्टडी ऑफ स्टेट। जैसे BA1 में खूब पढ़े ओरिजिन ऑफ स्टेट, फलाना ढमाका, सॉवरेंटी, अंड बंड, सब पता नहीं टंट घंट क्या क्या पढ़ लिए। तो ये वाटकिंस साहब क्या कह रहे हैं कि नहीं, जो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है वो सिर्फ स्टडी ऑफ स्टेट नहीं है, ये तमाम इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी को, जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका अध्ययन भी नहीं है। बट है क्या चीज ये? तो वाटकिंस साहब आगे क्या कह रहे हैं कि है क्या? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल एसोसिएशन, जितने भी एसोसिएशन सोसाइटी में है, इन सो फार एज दे कैन बी नोन टू एग्जाम्पलीफाई द प्रॉब्लम ऑफ पावर। पावर से जोड़ रहे हैं, आया समझ में? अब तो W.A. रॉबसन तो थे ही, अब वाटकिंस साहब ही आ गए। वो भी ये कह रहे हैं कि जहां भी पावर से संबंधित चीजें होंगी वहीं जो है वो आ जाएगा। सिर्फ स्टेट और इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन करना ही पॉलिटिकल साइंस का काम नहीं है। तभी तो ये आगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वगैरह आएगा। तो क्या अर्थ था? प्लेटो और अरस्तु तो लिख पढ़ के गए ही थे, उसके बाद में मैकियावेली भी लिख के गया था, J.S. मिल भी लिख। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत क्या थी? आया समझ में? आ रहा है कि नहीं? हेलो, आ रहा है सर, आ रहा है। थोड़ा मोड़ा। तो जब जो पावर है वो पावर इन्फ्लुएंस करता है। जैसे राजा भैया का नाम सुने आप लोग? जी सर। यस सर। तो उनके एरिया में वो चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रभावित करते हैं चीजों को कि नहीं? करते हैं सर। करते हैं। तो उनके पास पावर है कि नहीं है? है। जी सर। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, जैसे मोदी जी हैं। मोदी जी पूरे देश को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हेराल्ड लेसवेल है, हेराल्ड लेसवेल क्या कह रहा है कि जो पावर है उसको इन्फ्लुएंस करने से जो है पावर को लिंक करता है, कि प्रभावित करने से। तो इसीलिए पॉलिटिक्स को डिफाइन कैसे कर रहा है कि पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स? तो पॉलिटिक्स इज स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल। स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस यानी जो प्रभाव है उसका स्टडी, और जो लोगों को प्रभावित कर रहा है उनका, दोनों का स्टडी करना ही पॉलिटिक्स है। इट इज देयरफॉर नोन एज पावर अप्रोच। और ये पावर कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो प्रभावित करेगा किसको? व्यवहार को, साइकोलॉजी को। ठीक,
कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। साइकोलॉजिकल अप्रोच हुआ क्लियर? यही जी सर। साइकोलॉजिकल अप्रोच है आपके पॉलिटिकल बिहेवियर को, पॉलिटिकल एक्टर्स को। और देखिए एक जगह एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको स्टडी करना है वोटिंग बिहेवियर का। सपोज कीजिए आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं या पॉलिटिकल साइंस में आप इंटरेस्ट रखते हैं और आपको अभी यूपी गवर्नमेंट का इलेक्शन होना है, यूपी का इलेक्शन होना है, तो आप वोटिंग बिहेवियर का स्टडी करेंगे। अच्छा, कैसे वोट करते हैं यूपी वाले लोग, पूर्वांचल वाले कैसे करते हैं? यूपी को बांटेगा ना फिर कई चीजों में। हाँ सर। यस सर। तो ऐसे ही अच्छा जब वो आपके बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करेगा तो कहीं ना कहीं तमाम साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करेगा, नहीं करेगा? आप किन भावनाओं में बहते हैं, कौन सी बातें आप सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं? राष्ट्रवाद नहीं, तुम देशद्रोही हो, मैं देशभक्त हूं, आर्मी। अच्छा चलो ठीक है, एक चीज और बताओ, कभी किसी तानाशाह का पिक्चर देखा है, तस्वीर वगैरह? यस सर। यस सर। इतना स्लो क्यों तुम लोग बोलते हो यार? मतलब इस पे तो बोलना चाहिए। यस सर, देखते हैं। हाँ सर, देखा है। तानाशाह का फोटो नहीं देखा है आज तक किसी ने? सर देखा है, कई बार देखे हैं। नहीं देखे हैं सर। आप कौन है जो नहीं देखे, जरा बताइए सज्जन, क्या नाम है उनका? कौन है नहीं देखे हैं भाई? जरा सनोज कुमार यही बोले हैं। हम देखे हैं सर। मऊ के रहने वाले हैं। चलिए, अरे नहीं देखे हो, देखो यार, तमाम न्यूज़पेपर में, टीवी में सब देखते होगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखते होगे। चलो वो उसका देखे हो, नॉर्थ कोरिया वाले का? जी सर। यस सर। यस सर। पोशाक देखे हो, कपड़ा जी सर, कपड़ा देखे हो क्या? कैसा कपड़ा पहनता है? सर कैसा कपड़ा पहनता है? सूट पहनता है। कोट पैंट टोपी। अच्छा, और आर्मी वार्मी का ड्रेस नहीं तो नहीं पहनता? पहनता सर। पहनता है। पहनता है सर। आर्मी का जितने ताना, और वो जो इराकी है जो मारा गया, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन। यस वो भी सर। वर्दी पहनता है। तो ये वर्दी पहन के क्या शो करते हैं? देखिए कैसे आपके साइकोलॉजी को भुनाने का प्रयास किया जाता है कि हम सेना के बहुत बड़े हितैषी हैं। नहीं, ये साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है। और मद्दाफी जितने सब तानाशाह हैं, आप किसी को देखिएगा वो वर्दी जरूर पहनता है। गांधी जी वर्दी नहीं पहनते थे, पहनते थे गांधी जी? मोदी जी नहीं सर। कभी गांधी जी को वर्दी पहनते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। नो सर। जिस सर पैंट शर्ट देखे ही नहीं है, वर्दी कहाँ देखेंगे? सर सुभाष चंद्र बोस तो पहनते थे। ठीक है, हो गया। तुम लोग इतना डिटेल में जाने लगते हो। सर जो बात हो रही उस कंसेप्ट को पकड़ने का प्रयास करिए कि वर्दी जो है सेना से जुड़ी हुई है, और कहीं न कहीं आपके अंदर, आपको भी आप यंग हैं तो वर्दी अट्रैक्ट करती है। इस एज में वर्दी अट्रैक्ट, जैसे आईपीएस होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं? नहीं सर। जैसे हमारा साथी जो है वो आईएएस हो सकता था, उसका नंबर ठीक था, लेकिन उसने आईपीएस चूज किया। तो ये मेरे कहने का मतलब कि कहीं न कहीं जनमानस के बीच में वर्दी का क्रेज है। वर्दी से क्या है? सत्ता, पावर, अथॉरिटी। नहीं, अरे सबको छोड़ो यार, बच्चों में पुलिस की वर्दी पहनने का, उनको पहनाओ, देखो बड़ा अच्छा लगता है। वो बंदूक पिस्टल लेके दौड़ाता है सबको। नहीं, कभी घर में बच्चे का ड्रेस नहीं देखे आता है जो? जी हाँ सर, वो इन्फ्लुएंस करता है उनको। तो ये है, वो वर्दी इसीलिए पहनता है। ये पॉलिटिकल साइंस है, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है। तो सर जो मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं मोदी जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये भी तो, इसका भी कुछ ये भी तो साइकोलॉजी को, आपको हिंदू होने का, हिंदू इमोशन को, जी सर। अब तुम लोग सही पकड़ना सीख रहे हो। पकड़ना सीखो ये चीजों को, क्योंकि आपको पॉलिटिकल साइंटिस्ट और बुद्धिमान पॉलिटिकल साइंटिस्ट होना है, बेवकूफ नहीं कि अखिलेश जी और ये लोग आपके अपने इशारे पे नचाएं।
जब वो नचाना चाह रहे हो तो तुम जब वो नचाना चाह रहे हो तो तुम लोग कौटिल्य की तरह कुटिलता से मुस्कुराते हुए नजर आओ, कौटिल्य की तरह कुटिलता से मुस्कुराते हुए नजर आओ। यानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जो क्या है डिप्लोमेसी है वो सीख जाओ। सर यही कारण है कि राजनीति के छात्र ही ज्यादातर विरोध करते आते नजर आते हैं। हाँ, वो उनको नॉलेज है ना, उनको नॉलेज है डेमोक्रेसी का। अब जैसे हिंदी वाला कभी संविधान नहीं पढ़ता है, तो जब उसको फंडामेंटल राइट्स का, तुम फंडामेंटल राइट्स के मास्टर हो, यहाँ से पढ़ाया गया है, तो तुम बोलोगे नहीं। एक घटना बता दें अपने डिपार्टमेंट की। एक बार लाठीचार्ज हुआ था। पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट देखा है तुम लोगों ने? जी सर। जी सर। जहाँ से एंट्री करते हैं, जहाँ से एंट्री करते हैं, जी सर, जी सर, तो आरएएफ वाले जो है, कोई बच्चा जो है वो कर दिया, वो थोड़ा सा कहीं से वो आंगन छोटा सा ना, वहीं से कहीं से पत्थर उत्थर का टुकड़ा या मिट्टी का पा गए होंगे, सब मार दिए सर। तो उनको तो फोर्स को चाहिए ना, उनको तो डंडा, भाई उनको देखो काम ही डंडा मारने का है, उनकी ट्रेनिंग वही है। उनका जैसे तुम्हारा प्रोफेशन है पढ़ने का, तो उनका प्रोफेशन है लाठी चार्ज करने का। वो तो मौका तलाशते हैं सर। और उसमें सीईओ साहब थे बहुत बेवकूफ आदमी। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में साइकोलॉजिकल अप्रोच चल रहा है और समाप्त हो गया है अब। तो वो जो है जब बच्चे को मार रहा था आरएएफ वाला डंडे से, तो बच्चा चिल्ला रहा था, जैसे अभी तुम कहे ना पॉलिटिकल साइंस वाले विरोध करते हैं कि तुम्हारे में हिम्मत है तो जाओ छत्तीसगढ़ में जरा लड़के दिखाओ नक्सलवादी, उनसे तुम हम लोगों को क्यों मार रहे हो? अब सोचो, वो विरोध ही तो कर रहा है, उसे ज्ञान है ना, ये वहां कांपते हैं नहीं। और ये क्या है? ये भी पावर है, वो फोर्स पावर को, स्टेट की पावर को कर रहा। तो जब आपको नॉलेज होगा तभी नहीं सब चीजें करेंगे। पहले साइकोलॉजिकल अप्रोच समाप्त हो गया। कल हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच, जैसे स्टैट्स वगैरह की भी तमाम आजकल रिसर्च वगैरह पढ़ेंगे। जब आप थोड़ा सा और आगे पढ़ें तो तमाम, जैसे भी इलेक्शन में खूब रिसर्च होता है, किसकी कितनी सीट आ रही है, ये सब भी आता है, नहीं आता है जी सर। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कुछ कुछ आ रहा है समझ में, नहीं आता है? आ रहा है सर, आ रहा है जी सर, आ रहा है, थोड़ा आ रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है सर। साइंस में थोड़ा थोड़ा आना ही बहुत बड़ी बात है। देखिए प्लेटो, सुकरात के बारे में बता दें। सुकरात पढ़े हो कि नहीं तुम लोग? सुकरात वगैरह BA 2 में हो ना तुम लोग? तो पढ़े हैं सर। सुकरात, प्लेटो पढ़े होंगे। तो सुकरात ये कहता है ज्ञानी होने के लिए कि मैं ज्ञानी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। मुझे यह ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूँ। कुछ नहीं जानता। तो अज्ञानी होने का ज्ञान होना है तो तुम लोगों को तो थोड़ा थोड़ा अरे बहुत बड़ी बात है। और थोड़ा थोड़ा और पढ़ लोगे तो और थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, और 2-4 बार और पढ़ लोगे, हो सकता है एग्जाम का देखो पता नहीं कैसे कराएं लोग। मैं नहीं लगता कि एग्जाम हो पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं। या तो क्लास जब खुलेगा तभी एग्जाम हो पाएगा। सर होगा भी तो कॉपी आपको ही तो कुछ चेक सुनाई पड़ा कि वो ऑप्शनल पेपर में कराएंगे, मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन देंगे MCQ टाइप में। अब वो जो डिसीजन होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना संभव नहीं है भाई, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं आपके पास है। यूनिवर्सिटी खुलेगी तभी जाके संभव है कि सारे बच्चों को बैठा यूनिवर्सिटी में सारे डिपार्टमेंट तो काम चल रहे हैं ना? काम तो चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुलना भी चाहिए, ये तो हम लोग भी चाह रहे हैं। लेकिन अब भाई जिसको डिसीजन लेना है तो उसका काम है ना। सर आज 11 बजे से ट्विटर पर कैंपेन है इस यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए, ट्विटर पर। तो ठीक है, ट्विटर और फेसबुक और आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए। अपने आप लोगों के जो लीडर छात्र नेता जी लोगों को कहिए, आप लोग आगे करिए। चलिए ठीक है, कल हम लोग फिर जो है इकोनॉमिक अप्रोच की भी चर्चा करेंगे, जिसमें कार्ल मार्क्स वगैरह भी बातें हैं। देखिए हर अप्रोच का सब फायदा है, तो ये बस 2-3 लेक्चर में इसको हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग खींच दिए इसको, और थोड़ा सा आप लोग पढ़ा कीजिए ताकि क्लास जो है, अब क्लास में फालतू की बातें ना हो, टॉपिक से संबंधित बातें। लेकिन सर ये पढ़े कैसे सर? हम अपने से पढ़े कैसे? सीबी गेना में मिलता ही नहीं सर ये सब। यहाँ सीबी गेना बहुत अच्छी किताब है, एक आध किताब और भी कोई ले लो,
जीवी के नाम में बहुत पीडी शर्मा है सर, पीडी शर्मा सीवी के नाम में बहुत ज्यादा दे शर्मा दिया। फर्स्ट पेपर की बुक है जी सर। और सर, ओपी गावा में भी मिल रहा है। और ये ओपी गाबा देखो, ओपी गाबा भी कोई लड़का डाला है, ओपी गाबा भी पीडी शर्मा है सर ओपी गावा में। ओपी गाबा में भी होगा। देखो कुछ चीजें तो हम अब तो साइकोलॉजी